प्रणाम, अभिनंदन, हार्दिक स्वागत सभी का, सबको प्रणाम। मनमोहक कृतियों का पटल, मोहन कीर्ति पटल पर जुड़े हुए समस्त कृतिकारों को मेरा प्रणाम पहुंचे। आज 1669वां कार्यक्रम है, 5वें वर्ष की 259वीं शाम, और आजकल मोहन कीर्ति पटल पर पुस्तक समीक्षाओं का दौर चल रहा है। और यहाँ आज हम बात करने वाले हैं उम्मीदों का आकाश। उम्मीदों का आकाश के रचयिता डॉक्टर हेमचंद दुबे जी उत्तर जी जुड़े हैं, बहुत बहुत अभिनंदन। आज उनके द्वारा इस पुस्तक के लेखन के संदर्भित और उस पर उपलब्ध सामग्री, उसकी उपादेयता पर उनसे कुछ बातचीत के रूप में उनकी विवेचना करेंगे। तो धन्यवाद है। और जुड़े हुए आदरणीय डॉक्टर तिलकराज जोशी जी चंपावत से, चंपा दीदी, बहुत बहुत प्रणाम, स्वागत, अभिनंदन। और हल्द्वानी से आदरणीय प्रकाश तिवारी जी, बहुत बहुत प्रणाम है, अभिनंदन है। डॉक्टर गिरीश अधिकारी जी गरुड़ बागेश्वर उत्तराखंड से जुड़े हैं, बहुत बहुत प्रणाम, स्वागत, अभिनंदन, अभिनंदन। प्रेमा भट्ट जी जुड़ी हैं गरुड़ से, बहुत बहुत स्वागत है। और डॉक्टर BS कालाकोटे जी हल्द्वानी से, बहुत बहुत चरण बंदन है, नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। दिनेश पांडे जी का बहुत बहुत स्वागत है, अल्मोड़ा से जुड़े हैं। और पटल पर हमारे डॉक्टर हेमचंद दुबे उत्तर जी जुड़े हैं बाराहाट से। हाँ, आजकल वहीं सेवा दे रहे हैं। तो मैं दुबे जी के किताब की समीक्षा, इससे पहले मैं दुबे जी का संक्षिप्त परिचय आप सबके बीच में रख दूं। डॉक्टर हेमचंद दुबे जी 4 जून 1971 को सिल्ली ग्राम गरुड़ बागेश्वर उत्तराखंड में माता श्रीमती सरस्वती दुबे जी और पिता श्री देवीदत्त दुबे जी के घर में जिनका जन्म हुआ। आपने MA हिंदी और संस्कृत विषय से किया और PhD की, और आप गोल्ड मेडलिस्ट रहे। UGC USET आपने क्वालिफाई किया। हिंदी एवं कुमाऊनी भाषा में आप अनवरत रूप से विभिन्न विधाओं में लिख रहे हैं। हिंदी में आपकी कविता संग्रह हैं जीवन की दीक्षा 2005 में आपने रची, अभिनव सर्जना 2010, प्रारब्ध का नीड़ 2013, रचना सती 2015, उम्मीदों का आकाश 2016, जिस पर हम आज चर्चा करने वाले हैं। और सहलेखन भी आपने किया है लोक संस्कृति और साहित्य पर। कुमाऊं की सांस्कृतिक विरासत से सहलेखन आपने 2015 में एक सुंदर पुस्तक संपादित की है। और कुमाऊनी संस्कृति विविध आयाम 2018 में। और कुमाऊनी में आपकी कविता संग्रह है जिया क्वीड 2011 में आपने प्रकाशित की, और गोंगाड़ा गीत 2013 में, पहाड़ पराण 2021 में आपकी प्रकाशित हुई। आपको कई सम्मानों से नवाजा गया। छत्तीसगढ़ शिक्षक साहित्यकार मंच द्वारा हृदय कवि रत्न, ऋचा रचनाकार परिषद मध्य प्रदेश द्वारा भारत गौरव, राष्ट्रीय स्वतंत्र पत्रकार परिषद द्वारा ब्रज गौरव मानदोपाधि, सृजन दीप कला मंच पिथौरागढ़ द्वारा सृजन दीप सम्मान, संगम संस्था उमरिया पान मध्य प्रदेश द्वारा डॉक्टर उर्मिलेश स्मृति सम्मान, साहित्यिक सांस्कृतिक संस्था सृजना गोरखपुर द्वारा काव्यश्री सम्मान, सरस्वती साहित्य वाटिका खजनी गोरखपुर द्वारा सरस्वती साहित्य सम्मान, और भारतीय दलित साहित्य अकादमी द्वारा ज्योतिबा फुले फेलोशिप सम्मान, कुमाऊनी भाषा साहित्य एवं संस्कृति प्रचार समिति कछार देवी अल्मोड़ा द्वारा कुमाऊनी अनुवाद लेखन, कुमाऊनी इंटरव्यू लेखन, कुमाऊनी भाषा यात्रा वृत्तांत लेखन एवं कुमाऊनी समालोचना प्रतियोगिताओं में पुरस्कृत हुए हैं। और कुमाऊनी विश्वविद्यालय नैनीताल द्वारा आयोजित MA हिंदी परीक्षा 1995 में व्यक्तिगत परीक्षार्थी के रूप में प्रथम स्थान और स्वर्ण पदक प्राप्त किया आपने। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC द्वारा स्वीकृत पत्र पत्रिकाओं केयर लिस्ट में 2 वर्ष 2 एवं पीयर रिव्यूड में एक शोध आलेख प्रकाशित हुआ है। उत्तराखंड भाषा संस्थान संस्कृति विभाग उत्तराखंड और भारतीय भाषा संस्थान मैसूर कर्नाटक द्वारा पुस्तक प्रकाशन हेतु आर्थिक सहयोग आपने प्राप्त किया। दूरदर्शन केंद्र देहरादून, आकाशवाणी अल्मोड़ा से
लिखित रचनाओं का प्रसारण हुआ है। आधारशिला अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका और बाकी सहित विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में अनेक चित्रांकन प्रकाशित हुए हैं। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय की BA और MA की हिंदी की पुस्तकों की इकाई कार्य संपादित आपने किया है। उत्तराखंड की राजी जनजाति के भाषा वैज्ञानिक और सामाजिक अध्ययन विषयक शोध परियोजना में प्रोजेक्ट फेलो पद पर आपने कार्य संपादित किया है। उत्तराखंड की भाषा बोलियों का संरक्षण विषय एक बृहद शोध परियोजना में हिंदी विभाग अल्मोड़ा में रिसर्च एसोसिएट के पद पर कार्य निष्पादित किया है। और कृषि के न कवि के काव्य सृजन का मूलाधार है। आस्था के आयामों के बीच जीवन दर्शन को समझने का प्रयास करना और नैसर्गिक रूप से हृदय के स्पंदनों को कागज पर उतारकर ईश्वर के प्रति आस्था, प्रकृति, परिनिरीक्षण, देश प्रेम इत्यादि को रेखांकित करना और इंसान में इंसानियत की स्थापना करना और सच्चे अच्छे समाज के निर्माण की संकल्पना को मूर्त रूप प्रदान करना आपका उद्देश्य रहा है। तो मैं ऐसी विभूति को प्रणाम करता हूं और आपका अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीदों का आकाश इस पुस्तक के लेखन संदर्भित आप प्रकाश डालेंगे। इन्हीं अपेक्षाओं के साथ बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत आदरणीय डॉक्टर प्रेमचंद दुबे उत्तर जी। वर्तमान में कहाँ पर है वो भी बताइए जरा, वर्तमान में कहाँ पर है? इसके लिए स्नातकोत्तर महाविद्यालय द्वाराहाट में कार्यरत हैं, अभी वहीं से इस पटल पर जुड़े हुए हैं। इससे पहले आप बागेश्वर में रहे और उससे पहले गरुड़ डिग्री कॉलेज की स्थापना से लेकर के बहुत इन्होंने हिंदी विभाग में पूरा वहाँ का एक सुंदर वातावरण तैयार किया और बच्चों को इकट्ठा कर विद्यालय की शुरुआत भी की। स्वागत अभिनंदन आदरणीय डॉक्टर दुबे सर, प्रणाम। स्वागत सर, प्रणाम। धन्यवाद आदरणीय जोशी जी। उसी तरह आदो पढ़ाई किताब कुमाऊनी में छन और दुका हिंदी में छन आप लोग आशीर्वाद है। एक किताब में प्रेस में छू तो पटल में जुड़ी हुई सब गुणी नमस्कार जो लगे देखनी आदरणीय प्रकाश चंद जी छन तिवारी जी और हमारा पूजनीय गुरु जी थन तिलकराज जोईजू, गिरीश अधिकारी जी हमारा बहुत भल रचनाकार फोरो दगड़े छी। हम लोग बहुत भल गीत बढ़ रखा स्कूल पे, इतने प्रतिभावान। कृपाल शीला जी तो प्रतिभावान और हमारे सहचर साथी भल रचनाकार और अग्नि काला कोटी जी देखनी, डॉक्टर BS काला कोटी जी, मोहन जोशी एक संयोजक नकनी दुकान नजर में प्रेमा भाट जी मैडम ने कुछ देर पहले जुड़ा छी, जो नजर नहीं हुआ लेकिन मैं आवाज को सुन पाए ना, उनको सबको नमन इमी। तो मैं समय जाया न करते हुए मैं मोहन जोशी विशेष आभारी छन क्योंकि उन्होंने अभी मैं घूमने को जा रहा था, रोज का रूटीन हुआ तो उनका फोन आया कि आज आपका पुस्तक पर एक आप जरा सा अपना समीक्षा करेंगे। तो ये उम्मीदों का आकाश ये मेरी कृति है और इसमें मैंने उन कविताओं को भी सम्मिलित किया है। आवाज क्लियर हो रहा है ना? जो जी सर आ रही जी। पहली बार मैं कुमाऊनी हिंदी मिश्रित बोलूंगा साहब। हाँ, मेरा फ्लो तो कुमाऊनी में ही चलता है लेकिन चलो हिंदी तो उसमें मिक्सर चल जा, कोई नहीं, मिक्सर भी चलेगा, कुमाऊं हिंदी दुनिया चल जा। हाँ सर, आशीर्वाद से आप लोग। और मैं उसी का शर्मिंदगी होने की आप रोज जुड़ सा में कब तक जुड़ नहीं पाए, कब तक 5 मिनट 10 मिनट आप लोगों नमस्कार को जुड़ो मानू, लेकिन फितौर जाएगी जिंदगी बसाया 4:40 पर छुट्टी होने 3 टाइम हाजिरी लग रहा कॉलेज में, डिग्री कॉलेज में 5 सकरा कर सकी जरा तो यह पुस्तक में वो रचना में छन कुछ जो अमर उजाला में वो टाइम पर संपादकीय में जो रचना छपी, कविता छपी, तो उनको भी 2-4 कविता में जो अमर उजाला नेशनल संस्कार में छपी ना और उन्होंने अपन लोगों को याद ना मेरठ बेटी 6 कुछ उन्होंने अगर सेलेक्ट है गया जब मैं 1000 रुपये 6 कुछ वो कविता में मिली में डाल लेकिन अल्लाह सुनो खास टाइप
बहुत ज्यादा मोहन जोशी आई उनकी तरह तो मैं मंची कवि नहीं हूँ कि बहुत लोगों को आकर्षित कर सकूं, लेकिन जैसे मंगलेश डबराल जी लोग हैं, अ, जो मंच की जो कविता मंच से हटकर होती है, गायकी में नहीं होती है तुकांत, तो उस टाइप की कविताएं इसमें ज्यादा है। और मूलतः इन कविताओं का जो बेस है, आधार है, वो एक दर्शन से रिलेटेड है। दर्शन और प्रकृति, छायावादी दर्शन टाइप। छायावाद में आत्मा का परिनिरीक्षण और प्रकृति परिनिरीक्षण, रहस्यवाद, और ऐसे कुछ विषय हैं जो हमारी यथार्थ के जीवन से भी जुड़े हैं और जो सत्य की वानिकी प्रस्तुत करते हैं। तो इसमें कुछ कविता है, मैं आज्ञा चाहूंगा एक कविता सुनाकर शुरुआत की। वैसे तो इसमें कविताएं लगभग बहुत हैं, 50 से ज्यादा कविताएं हैं। और जैसा कि जोशी जी ने कहा, आस्था हमको होना ही चाहिए। तो ईश्वर के प्रति एक आस्था मेरी शुरू से रही है, चाहे वो अगम अगोचर है, चाहे वो अवतार में है, सगुण है, निर्गुण है, तो मैं सभी के प्रति बड़ा उदार भाव से उनको मानता हूँ। और मैं मानता हूँ कि वो एक ऐसी धुरी है जो इस पूरे जगत को संचालित कर रही है। तो ईश वंदन करने मेरे पैर, इसमें कविता है, मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। सारी की सारी सृष्टि उसकी, उसकी बनाई नियति में छोटी है उम्मीदें और उनका आकाश। हमें लगता है वह कैसे कर रहा है सब कुछ, हमारे भीतर है उसका बसेरा, तभी तो हम भासते हैं अपनी उम्मीदों को उसके अनंत के सहारे। आकाश की तरह होकर वह हमारे वजूद में अवतरित हो निरंतर बांधता है उम्मीदों के पुल। मुझे लगता है हर वक्त रहता है उसका हाथ मेरे सिर के ऊपर आसमान की तरह। तो ये कविता है मेरी पहली, जो उस परम सत्ता को समर्पित है जिनके आशीर्वाद से इस जगत का के चराचर जीव, निर्जीव, मृतक जो भी कहे हम, वो सब संचालित हो रहे हैं और उसी से सब कुछ संभव भी है। मैं मानता हूँ कि मैं मूलतः विज्ञान का विद्यार्थी रहा शुरू में, 2 साल बीएससी भी पढ़ा मैंने, लेकिन उस समय बीएससी की जो पुस्तकें थी, डिफरेंशियल इक्वेशन और कैलकुलस और थर्मोडायनामिक्स, इनकी मैं कविता लिखता था जो स्पेस बचा रहता था। पीएनसी चटर्जी की गाइड होती थी, उसमें मैं स्पेस बचा रहता था, तो उसमें एक भाव जैसा आ जाता था, तो मैं कविता लिख देता था। जैसे गिरीश अधिकारी जी जुड़े थे भी, ये भी इसी प्रकार से लिखते थे पहले। तो वो एक अगाध शक्ति जो होती है वो एक आशीर्वाद देती है आदमी को, ये करने के लिए प्रेरणा देती है। हमारे शीला जी हैं, अधिकारी जी हैं, ये लोग इसी प्रकार की क्रिएटिविटी से, शीला जी भी हमारे तब ये जूलॉजी, शायद अल्मोड़े से जूलॉजी एमएससी कर रहे थे, मैं खचाड़ी के नीचे मिला था, तो उसी समय से हमारी मुलाकात हुई। वो सृजन का दौर तब से शुरू हुआ था। वो सर 92-93 की बात थी, 1992-93। क्यों शीला साहब? जी, वो बात होगी आपकी 99-2000 की। अच्छा, मैं उस समय बीए कर रहा था, बीए बागेश्वर से किया, फिर फाइनल, फिर मैं अल्मोड़ा जब रिसर्च करने आया उस दौरान की बात है। जी 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 जी, क्योंकि मैं 99 धन्यवाद भाई साहब। तो ये सृजनशीलता ऐसे चलती रही और फिर बाद में धीरे धीरे एक उत्साह भी होता है कि कुछ लिखा जाए, कुछ रचा जाए। तो इस प्रकार से रचते रचते फिर कुछ पत्र लेखन का शौक था, तो
सन 1987 में जब इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर में था तो पत्र कॉलम में पहला पत्र छपा तो मेरे खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उस पत्र कॉलम के जरिए फिर मैंने उस समय अमर उजाला में चिट्ठी पत्री आती थी और कई वो बरेली से छपता था, 130 सिविल लाइन से बरेली, और दैनिक जागरण में पाठकनामा। तब तो काफी आपने देखा होगा अमर उजाला में, कालाकोटी जी को पता होगा, वो मध्य चक्र ऊंची और बहुत स्पेसी साहित्य होगा, लोग अपन अनुभूति अभिव्यक्ति कर सकती। अब धीरे धीरे जैसे इंटरनेट एआई जमाना को आप सब सिमट गो, आप सबको एक ब्लॉग लिखो, कोई के लिखो, हालांकि वीक ब्रॉडबैंड कनेक्शन छू वो ज्यादा उपादेय है, लेकिन अब हम जैसे परंपरागत लोगों के लिए जो उसमें महारत हासिल नहीं कंप्यूटराइजेशन में, उन लोगों के लिए वो उतना उपयोगी नहीं है। अभी हमारे साथ के कई लोग तो अभी कीपैड वाला छोटा फोन रखते हैं जो स्मार्टफोन नहीं भी है। तो कहने का तात्पर्य है वो युग अक्सर हमको अपना अतीत में वो सालती है चीजें की काश वो युग होता जब हम ए8 पर आओ अपन भैंस डालते रुचि झाड़ू छुट्टियों में और उतनी घिनौनों को शिटाओं को देखते हुए कविता लेखी घाम में भैबे। तो आज दौर से आप पीपीटी बढ़ाओ नहीं, पीपीटी में वो सब टेक्निकल चीज एंड टेम्पो पीपीटी नहीं चली जब वो सब भूस भई थी। तो ये युग का है सब, और मैं इसकी वो तो नहीं करता कि निंदा या वो, लेकिन युग के अनुरूप सब चीजें जायज हैं, हमको सीखना भी चाहिए। समय का बदलाव है, परिवर्तन को स्वीकारना है। तो इसी क्रम में मैं आगे चलता हूँ। जो अमर उजाला में कविता छपी है, जो भी दर्शन बात करना सी कि दर्शन जो कुछ हम अपनी आंखों से देखते हैं वही दर्शन है, और जो कुछ हम अपनी अनुभूति के स्तर में जाकर उसको अनुभव करते हैं। तो बहुत फुल विषय छू, लेकिन जरा सा अपन ध्यान चुन हमारा वरिष्ठ लोग सन आजनी जय जी तिलकराज जी और हमारा अलमाड़वा जुड़ी संगी में निर्मल जी नमस्कार। और कदू लोग है ना कि लगी वो देखने में फ्रंट में दुका लोग नहीं हमारा। तो यह जो धरती गोल है, ध्यान चाहूंगा आपका, आवाज क्लियर होना चाहिए। बूंद बूंद चाहे बारिश की हो, तेल की हो या फिर किसी द्रव की, बूंद चाहे बारिश की हो, तेल की हो या किसी द्रव की, सिर्फ गोल होती है, बिल्कुल धरती की तरह। धरती पर गोल, इस गोलाकार सत्ता का उत्पादन भी कितना गोल है। धरती पर इस गोलाकार सत्ता का उत्पादन भी कितना गोल है। इधर हम छोड़ रहे हैं पेड़, पत्थर, माटी, धरती के आगोश में समाहित किसी में किसी न किसी रूप में गोल है फल, मूर्ति, कण। तो यह गोल और सत्ता जो से गोल सत्ता का मतलब बड़ उत्सुकता गोल हूँ, मूर्ति ला ज्यादातर गोलाकार होनी, गंगलोर टाइप में, फल गोला बड़ाई से। तो यह एक अनुभूति अभिव्यक्ति टाइप है। और एक कलम ले इस टाइप का कविता छुला अमर उजाला में छप रही थी सन 2016-17 में। वो टाइम पे आखिर का एक पन्नो थी, वो पूरे नेशनल संस्करण में जाती हूँ। कलम शीर्षक से है, कलम ने सींच दी है ऊसर कागज सी जमीन। कलम ने सींच दी है ऊसर कागज सी जमीन और भर गए हैं कोठार नई फसल के दानों से। इतनी पुस्तकें, पुस्तकालय, वाचनालय, समाचार इसी उर्वरा की देन है। तमाम स्कूल, कॉलेज, प्रयोगशालाएं, शोधालय जिंदा हैं मसीबिंद प्राणबिंद से। इतनी मेधा, तर्क, वितर्क, सतर्क, कुतर्क फिर नई जमीन पर जमने को आतुर।
इलेक्ट्रॉन से हो या द्रव से, ऊसर को उर्वर करने की एक सकारात्मक जंग जारी है। हर रोज तलाश जारी है नई जमीन की, हर रोज तलाश जारी है नई जमीन की। तो यह दी कविता छी, यह प्रारंभिक छी, जो के और कोच आशा बीच में कंटिन्यू धरू। जी स्वागत। जारी रहा। हाँ, किताब के बारे में बताओ कि ये आपू किले लिखी और की सामग्री हम आपू विषय रूप में अच्छा जी, और ये पाठकों लीजिए हाँ उपयोगी चुकी को पढ़ी जाओ, और ये मैं अच्छा हाँ ये शोधार्थियों लीजिए लाभदायक कशी है सको, ये सारे चीज आप प्रकाश कर देला। स्वागत। जी जी ठीक छो या कंटेंट गुरुजी के पुस्तक जो छू या हिंदी में छू, हिंदी जो 60 कविता छो हमें सन 60 बाद की भी बाद में तो कोई नई युग शुरुआत नहीं हो रही। तो नई कविता तो मानी जाओ तो वो नई कविता छन लगभग कुछ गजल टाइप वाला छन जिनको हम हल्के लयात्मक रूप में कर सकूं। तो यह पुस्तक मैं समझ में आए तो मेरे द्वारा जो जितनी भी पुस्तकें रची गई उन सब में ये मेरी मुझे तो सबसे अच्छी लगती है उम्मीदों का आकाश। और ये छपी है आपकी ब्लू बक पब्लिकेशन नई दिल्ली से, और सन मैं खुद ही भूल गया इसका सन, अभी 2016 में छपी थी ये। और अमेजन पर ये बिक भी रही है क्योंकि कोई गाजीपुर उत्तर प्रदेश के कोई हमारे साथ के साथी थे तो उनका वहाँ पब्लिकेशन था। उनने शर्तें रखी साहब किताब में छापूंगा बेच दूंगा। मैंने कहा रॉयल्टी नहीं चाहिए हमें, आप पुस्तक दे दो, हमसे ज्यादा पैसा मत मांगो। तो मैंने उनको उस समय 10-15 हजार ऐसे दिया, तो मात्र मुझे 20-30 किताबें दी, 600 अपना जो भी है विक्रय कर दें। तो 2-3 पुस्तकें अमेजन पर हैं, तो जो भी है बिक रही है, ठीक है, नाम है, लोगों को लाभान्वित हो रहे होंगे। तो इस पुस्तक में जो है कागज भी अच्छी क्वालिटी का है, बहुत हल्की पुस्तक है, ये दिल्ली से छपी है, जो मेरा वजन बहुत कम है इसका। और इसमें जैसा कि आपने पहले भी मैंने बताया कि जो कविताएं हैं वो कविताएं एक तो यथार्थ के धरातल पर उर्वर है, मतलब ऐसा बहुत लाग लपेट इसमें आदर्श और ये ऐसा कम मिलेगा, यथार्थ की वानगी इसमें है। और ज्यादातर इसमें जो छायावाद का रहस्यवाद है और छायावादी दर्शन है, आत्मा की सत्ता में नहीं, आत्मा की सत्ता का परमात्मा की सत्ता के प्रति जो जिज्ञासा का भाव है वो इसमें आपको दिखाई देगा कि लेखक किन माध्यमों से अपनी छटपटाहट को कविता के माध्यम से व्यक्त करता है। तो बहुत आस्था के आयाम, पहले मैं बहुत ज्यादा आस्थावान नहीं था, ये सन 2015 के बाद से जरा सा आस्था की तरफ, जो ईश्वर की सत्ता की तरफ मेरा झुकाव ऑटोमेटिक हुआ। मैं मानता हूँ कि वो भगवान ही है जो आपका माइंड डाइवर्ट कर देता है, और सृजन अपने आप में एक पूजा है, मैं मानता हूँ। तो शुरुआत में मैंने वो कविता सुनाई, और इसमें जो कुछ शीर्षक है मैं आपको शीर्षक के बारे में बताता हूँ, फिर आपको बताऊंगा आगे कविताओं में। तो इसमें धरती गोल है अपने अपने तरीके से, दहलीज की वानगी, अतीत, उम्मीदें कम नहीं होती, मनुष्य और देवता, अनंत दृष्टि, सोच, अस्तित्व, घर, मन, जिंदगी, मन सरोवर, ताना बाना, घर के भीतर, शब्द, छोटी चीजें, दुनिया, अनंत बातें। तो इस प्रकार की कविताएं हैं, लगभग कविताएं बहुत हैं इसमें। तो ये कविताएं बिल्कुल अनुभूति की तीव्रता से परिचित कराती हैं, मतलब एक किस्म से मैं प्रयोगवाद से भी जोड़ सकता हूँ इसको, जो अज्ञेय साहब का युग था, तार सप्तक का युग।
तो बिल्कुल एक कविता थी, बल्कि उसको पढ़ते हुए अजीब भी लगता है कभी कभी, लेकिन मैं सुना देता हूँ। कहाँ पर है वो? चलो पहले इसको सुना देता हूँ। ये एक छोटी कविता है। दीमक ने घर, घर शीर्षक है, आदरणीय कालाकोटी जी, ध्यान चाहूंगा आप सबका। दीमक ने अपना घर बनाया, दीमक ने अपना घर बनाया तत्परता से, मेरा घर धूल धूसरित हुआ, दीमक इस बात को क्या जाने क्या पहचाने। दीमक ने तो अपना घर बनाया, लेकिन मेरा घर उजाड़ दिया, मेरी किताब खा गया। उसने तो अपना आशिया बनाया। तो ये भाव है, इतने 4-5 लाइन की कविता है। तो ये इस प्रकार की कविताएं इसमें हैं, और ये भाव प्रवण कविताएं हैं जो हमारे आजकल मैं देख रहा हूँ कि जो पाठ्यचर्या है उसमें आपके चंद्रसेन विराट और इनकी क्या कहते हैं जो आधुनिक काल के कवि हैं, उनकी कविताएं भी मैं देख रहा हूँ कि वो माध्यमिक स्तर और हाई स्कूल स्तर की कक्षाओं में पढ़ाई जा रही हैं। कभी कभी हमें लगता है कि इतनी गंभीर बातें इतने छोटे बच्चों के पाठ्यक्रम में क्यों लिखी होंगी। तो कहीं ना कहीं एक वो कवि साहब का नाम मुझे याद नहीं रहा, जो दक्षिण दिशा में पैर कुछ है, वो चौसे नाम आता है उनका। तो चलो जो भी है, तो ऐसी कविताएं, आधुनिक कविताएं हैं, उनमें भावात्मकता ज्यादा है, मतलब अनुभूति की तीव्रता और भाव, जो गंभीर भाव है वो ज्यादा है। और हमारी जो नई पीढ़ी है उन भावों को पकड़ने के लिए शायद तत्पर भी है, इसीलिए वो पाठ्यक्रम की रचना उस हिसाब से की गई है। तो ये भी मैं समझता हूँ आदरणीय जोशी जी की ये पुस्तक जो है पाठ्यक्रम में मास्टर डिग्री या स्नातक के या स्नातकोत्तर स्तर पर अगर पढ़ाई जाए तो समीचीन प्रतीत होता है कि ये आधुनिक कविताएं हैं। और जैसे नरेश मेहता जी लिखते थे या मंगलेश डबराल जी लिखते थे, बहुत सारे कवि हैं, ज्ञान रंजन है, कहानीकार साहब है। तो ये आधुनिक युग के जितने भी हैं, तो इस प्रकार की कविताएं और इस प्रकार के गद्य जो हैं वो ऐसी पुस्तकें रची जानी चाहिए। और उसी दिशा में मेरा भी ये प्रयास है कि ये जो हार्ड कॉपी है पुस्तकों की जो संख्या बढ़ रही है, और दिनों दिन जो पुस्तकें छप भी रही हैं नई दिल्ली से, दरियागंज से, कमला नगर से, तो हजारों की संख्या में उनकी बिक्री हो भी रही है, पुस्तकालय में पुस्तकें जा रही हैं, तो ये अच्छा संकेत है। तो इसी दिशा में मेरा भी यही मानना है कि ये आदमी के मानस के विकास के लिए उसका जो अंतःकरण है वो सृजनात्मक रूप से विकसित हो। और जो यांत्रिक युग की अतिशयता चल रही है, कंप्यूटर, इंटरनेट, चैट जीपीटी, एआई, इस विभीषिका से कहीं न कहीं अपने को एक सुकून भरे वातावरण में ले जाने की दिशा में भी ये कविताएं जो हैं व्यक्ति को उस सृजनात्मक धरातल पर उर्वर करेंगी कि वो सोचेगा यार कुछ रचना चाहिए। तो अवसाद से कुछ मुक्ति का साधन भी मैं मानता हूँ कि उसका जीवन जरा अवसाद से बच जाएगा। जी वो जो आप कहते हैं दक्षिण से, वो चंद्रकांत देवताले उनकी कविता है। देवताले से, हाँ जी 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 सॉरी, मैं धन्यवाद आपका। तो बड़ी मतलब गंभीर कविता है सर निर्मल साहब ना। अब वो कविताएं जनरली उस स्तर की कविताएं वो तो जहाँ पाठ्यक्रम में रखी रहती हैं, तो मुझे लगा कि ये तो बीए में स्तर में लगनी चाहिए थी। तो धन्यवाद आपका, आपने याद दिला दिया। वो मुझे चंद्रसेन विराट भी एक कवि है, उन्हीं का नाम आ रहा था बार बार। तो ये है, कविताएं स्वतः स्फूर्त हैं और ये अंदर से फूटती हैं और ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता। मेनली तो मैं ये कहूंगा कि इन कविताओं को रचने में बहुत ज्यादा मैं दिमाग तो मैंने नहीं लगाया, लेकिन जो आया बल्कि
ये एक दर्द पत्थर का इसी प्रकार की कविता है सर। निर्मल साहब जरा सुनिएगा। पत्थर का दर्द। इन पत्थरों का कोई कसूर नहीं, इन पत्थरों का कोई कसूर नहीं, फिर भी लोग इन्हें तोड़ रहे हैं, फोड़ रहे हैं और बना रहे हैं अपना एक आलीशान आशियाना। बस इसी में आपको भाव भी ढूंढने हैं, विचार भी ढूंढने हैं। तो छोटी छोटी कविताएं भी हैं इसमें ज्यादातर। तो पत्थर का वैसे कोई कसूर नहीं है, लेकिन लोग अपने घर बनाने के लिए उन पर वार कर रहे हैं। वो बेचारा तो जिस रूप में है बेजान अपना। और एक यथार्थ पर है, मैं उसी को ढूंढ रहा हूँ। उससे पहले मैं एक जो सब रंग मिलेंगे आपको इसमें सर जी। ये कविता किसी एक विषय को लेके नहीं है, ये सब रंग इसमें आपको मिल जाएंगे। मैं अभी आपको दिखाता हूँ। शुक्रवार काम में देख लीजिए, जल्दी हो जाएगी। अब उसका हाँ वो तो ठीक काम है, लेकिन किस शीर्षक से चलिए मैं एक गजल ही सुना देता हूँ, उसको ढूंढते रहूंगा फिर समय जाया ना करूँ। गहरी प्रीत मिले, अच्छा लगेगा आपको। जिंदगी में न मालूम कितने मीत मिले, रोज गुनगुनाते हुए कितने गीत मिले। आसमां की गहराई नापते जोखते, ना जाने कितनी गर्मी कितनी शीत मिले। अपनेपन से बाहर निकला जब से, कुछ अनजानों में बहुत गहरे प्रीत मिले। जोड़ जोड़ कर माया मगर बेकाम की, जोड़ जोड़ कर माया मगर बेकाम की। सबकी बात और चीत में नई रीत मिले। मौसमों की रूमानी अदा गौर फरमाइए, कभी हरितिमा तो कभी पत्ता कोई पीत मिले। मेरा जवाब लौटा दोगे मगर खुशी से उत्तर, मेरा जवाब लौटा दोगे मगर खुशी से उत्तर। अपने अपने ही हो, क्या हार क्या जीत मिले, क्या हार क्या जीत मिले। तो ये भी तत्कालीन समय में रची थी, ऐसे भाव आए तो लिख दिया। और वैसे मैं गजल विधा की कोई उसकी तकनीक को तो नहीं जानता हूँ, लेकिन ऐसी मैसेज वाली बात है। एक और है इसी प्रकार की, आपको सुन के अच्छा लगेगा। आदिल तिवारी जी हैं हमारे, पूर्व में आपको भाषा संस्थान से सम्मानित किया जा चुका है। और इस साल तो मैंने भी प्रयास नहीं किया, अगले साल वो किताब अजल बटोही जी छाप देगा, वो भेजूं दे अग्नि परीक्षा में कब है हमारा नंबर। आशा की किरण, वो हवा पानी और माटी से मिला होगा, वो हवा पानी और माटी से मिला होगा, तभी भरे उपवन में खिला होगा। सुहास फैली उसकी दूर तलक, किसी भौरे की आहट से हिला होगा। नजरों में अक्सर वो आता गुलशन में, मोहब्बत में फतह उसका हर किला होगा। कांटों की दरख्त मिलने में आशा यहाँ, कांटों की दरख्त मिलने में आशा यहाँ, गुलों का मकान कहाँ बहुमंजिला होगा। शायरों की ख्वाहिश में रहा जिंदा सदा, दीवानों की महफिल में भले शिकवा गिला होगा। अंतिम है, बदन पे नूर होता मेरे महबूब का उत्तर, उत्तर मेरा उर्फ नाम है। अब तो मैं जब राजकीय सेवा में आ गया, जब से परमानेंट हुआ, तब मैं वो उत्तर टाइटल हटा जैसा देता हूँ। कई डॉक्यूमेंट में उत्तर उत्तर होने से फिर वो कंट्रोवर्सी हो जाती करगी।
क्योंकि हमें शोध पत्र लिखने होते हैं। पता चला मैं हेमचंद्र के उत्तर, ये उत्तर कौन है भाई, इसलिए मैं उत्तर अब यूज कम करता हूँ, पहले बहुत लिखता था सर। बदन पे नूर होता मेरे महबूब के उत्तर, गर कली बनते ही दामन में खिला होगा, गर कली बनते ही दामन में खिला होगा। ये क्या बात सर, बहुत कुछ अच्छा। रचना थी अधिकारी जी। आप तो पारखी लोग हैं, हम लोग ऐसे ही यकार जब हाली जान हुए। हम शिष्य भाई सर। तो इसमें बाजारू संस्कृति, पहाड़ का दर्द, अखबार का प्रवाह, द्रव की ताकत, कर्मफल, इच्छाएं, जिंदगी की तासीर, क्रियाकलाप, बूंद की विराटता, कुछ लगे, ये भी एक जो जो लयात्मक है उन्हीं को मैं जरा सा सुना देता हूँ आपको। सुना दूं तो इसको? है सर, कुछ लगे इसका शीर्षक है। हमारे रोने से कुछ मुस्कान जगे, गांव के गांव शहरों में मकान लगे। इश्तहारों की चमक फीकी पड़ी जब, असलियत के गुर साजो सामान लगे। बेदर्द दुनिया में खुशी ढूंढी हमने, हमें गैरों के दर आलिशान लगे। अजनबी का चेहरा पहचाना लगा, रहमत रहबरी में सब आसान लगी। ये भी कुछ रचना थी। एक ये जो मैं यथार्थ कह रहा था निर्मल साहब, आप ध्यान चाहूंगा शीला साहब का भी। प्रकृति इसका शीर्षक है। ब्यूटी पार्लर से बाहर निकल जब वो हम जैसों की दुनिया में होती है शामिल। अधिकारी जी, ब्यूटी पार्लर से निकल जब वो हम जैसों की दुनिया में होती है शामिल, हमारी प्रकृति में बसरती है धीरे धीरे, उसकी आंख के नीचे की झुर्रियां कालापन, मतों की परपाई छवि ठहराती जाती है धीरे धीरे। क्योंकि उस समय तो वहां से आई, फिर हम जैसों के साथ शामिल हो गई, तो धीरे धीरे वो वॉश आउट होते रहा। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो ये ब्यूटी पार्लर वाली हो वो मिल गए। कविता निर्मल साहब जो कौन सा दो और से हम जो ध्यान दिया सब लोग, 4-5 लाइन का छू। मेरी असलियत फटे अंडरवियर सी, मेरी असलियत फटे अंडरवियर सी, मेरा दिखावा चमकीला सूट। मेरी असलियत फटे अंडरवियर सी, भटेरवा पर जदू पाट परिना आदि को चलाते रहूं लंबे टाइम तक, और भैर बच्चे फिट फॉर प्रेस करी। मेरी असलियत फटे अंडरवियर सी, मेरा दिखावा चमकीला सूट। मजे की बात है फिर भी मैं बराबर जी रहा हूं। मजे की बात है कि फिर भी मैं बराबर जी रहा हूँ। धन्यवाद आपका सराहना के लिए। क्या बात सर, बहुत अच्छा। और ये अमर उजाला में पहले आते हुए लोग करके आता था एक कॉलम की, उसमें कविता भेजो, अगर आपकी कविता हमें अच्छी लगेगी तो आते हुए लोग में तिवारी जी आता था एक कॉलम, अब तो सब बंद हो गया। आते हुए लोग में छापची हूँ जो नई नई नौतार उन्हीं उन्होंने रचना छापची, वो नौतार में जी मैं रचना छपी, उनको भल लागने आप लोग बोले भल लागे अनजाने शीर्षक छू। और यो एक कविता लिखनी और एक कविता है जो बेखबर छू। जोशी जी आप तो पारखी हैं, जिस पर कविता लिखी जा रही है वो बेखबर है, बेचारा बैठा है ढलान पर, और लिखने वाला बहुत झंझावातू में है, तो आपके नजरे इनायत है। यह शीर्षक सो अनजान, और आते हुए लोग में छपी हुई छुपेली। अनजान पहाड़ी की ढलान पर बैठे अज्ञात बूढ़े व्यक्ति पर कविता लिखने बैठ गया मैं। उसकी लाचारी, उसके पोपले चेहरे की तमाम झुर्रियां, उसके बयानात मेरी लेखनी के गुलाम थे। मैं और मेरी पेशानी तरबतर थी पसीने से। कलम कागज लेखनी के संयुक्त संघर्ष के बाद
कविता बढ़ी, सदा नीरा नदी की तरह बूढ़ा बैठा है, अपनी असंख्य यादों, विवादों और जज्बातों के साथ उसी हालत में पहाड़ी की ढलान पर। कोई वास्ता न अता न पता उसे, कविता न मुझसे, मतलब उसको मुझसे कोई पता नहीं है, मैं उस पर बहुत कुछ लिखा जा रहा हूँ, लिखते जा रहा हूँ। तो ये कविता थी कुछ भाव प्रवण। और जो टाइम का तो होगो 48 है ना, 10 मिनट छोड़ा पड़ रहा। आप शुरू करते रहो। हाँ अच्छा अच्छा, बता दिया मैं जब मैं कहा आप कोशिश करो बताएगा। तो यह अंतिम कविता से यह सुनाई बाद में 2-3 मिनट में अब बात का समाहार करूं से माँ को प्रणाम करते हुए अंतिम पन्ना कविता से हो, क्योंकि माँ को ही मैं ज्यादातर मेरा मतलब उस माँ की सत्ता के प्रति बड़ा अनुराग है, उन्हीं का आशीर्वाद है। तो माँ को प्रणाम करते हुए अक्सर 2-3 कविताओं के बाद माँ पर कविता बनना कितना सुख है धरती सा। अक्सर 2-3 कविताओं के बाद माँ पर कविता बनना कितना सुख है धरती सा, लेकिन धरतीला माँ पर्यायवाची से नियति सा स्वच्छंद वरदान सा, वही पिता पर चाहकर भी कविता न लिख पाना, आकाश की गहराई की थाह लेने जैसा दुख। वही पिता पर चाहकर भी कविता न लिख पाना, आकाश की गहराई की थाह लेने जैसा दुख। कहाँ तक पहुंचेगा मन जब आत्मा की सरहद शुरू हो जाएगी, परम पिता पर कविता स्वतः फूटती नजर आती है, स्वतः फूटती नजर आती है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, क्या बात है दुबे जी। धन्यवाद साहब। तो यह कुछ कविता थी, हालांकि इनमें बहुत सारे कविता छन और समय के लिए नजाकत छु, समय का भी सीमा छु। और सबू हवे पहली में कृतज्ञ छन कि यह पटलाक हमारे संयोजक साहब हमारे जोईजू, जो कविता लगता है कि ये व्यक्ति कविता के लिए ही बने हैं। स्वभाव भी कविता, कर्म भी कविता, व्यवहार भी कविता, वाणी भी कविता, स्पंदन भी कविता। तो आपको कोटिशा प्रणाम। और आपकी तो मैं कविता को यहाँ गाता रहता हूँ दोराहाट में, आपको भेज भी देता हूँ अपनी तो ऐसा कुछ है नहीं। क्या बात है। तो मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आदरणीय तिवारी जी, प्रेमा भट्ट मैडम जी, तिलकराज जोशी जी, उनकी आदरणीय उनकी मैडम जी भी दिखाई दे रही थी, और गिरीश अधिकारी जी हमारे नए युग के ध्वजवाहक, आदरणीय हमारे वरिष्ठ साहित्यकार और एक अच्छे वैज्ञानिक डॉक्टर BS कालाकोटी जी, बहुत वरिष्ठ, आप बहुत अनुभवी हैं। हम तो आपकी बहुत बात की पीढ़ी के हैं जब हमने सोचना लिखना शुरू किया। और कृपाल शीला जी हमारे सहृदय साथी, जो बहुत त्याग करते हैं सदा, और सब जगह इनकी भागीदारी रहती है। और आदरणीय निर्मल जी, किसी जमाने में अल्मोड़े में सर मुरली मनोहर में एक आध झलक हाय हेलो होती थी, आपसे बहुत अंतरंगता तो नहीं है। और आदरणीय तिलकराज जोशी जी और उनकी मैडम जी बीच में चंपावत में भेंट हरची। गुरु जी आपको किताबों का कब तक फुर्सत लखन से मिल आए, वो धैर्य छन बीच मिले दिन आपको किताब, और आपको आशीर्वाद बड़ी रहो और धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर हेमचंद दुबे जी। और ये सुंदर कविता पाठ अपन करो, और ये क्रम में सब लोगों में धन्यवाद करना, आदरणीय डॉक्टर निर्मल सर, चंपा दीदी, डॉक्टर तिलकराज जी, डॉक्टर BS कालाकोटी जी, डॉक्टर गिरीश अधिकारी जी, आदरणीय कृपा जी, और हमारा आदरणीय प्रकाश चंद तिवारी जी, और प्रकाश चंद तिवारी जी, और हमारा दिनेश पांडे जी, प्रेमा भट्ट जी, और हमारा आदरणीय प्रकाश फुलारा प्रफुल्ल जी, बहुत सारे लोग ये कार्यक्रम में जुड़ी हुई छन। और अपन अपने बात धरला जो आज हेमचंद जी कविता क्रम में कुछ अपन अपन अनुभूति ये मैं व्यक्त जरूर करला, अपन आशीर्वाद दिबे। मैं समय कम से तो संक्षिप्त में अपन बात धरला, और डॉक्टर BS कालाकोटी जी सबसे पहले मैं कुछ बात धरण चाहनी। स्वागत, बहुत प्रणाम।
धन्यवाद मोहन जोशी जी। पटल पर हमारे वरिष्ठ साहित्यकार आदि डॉक्टर तिलकराज जोशी जी और हेमचंद दुबे जी और डॉक्टर गिरीश जी, प्रकाश सेंथिवाड़ी जी, शीला जी, डॉक्टर निर्मल पंत जी, प्रेमा जी और दिनेश पांडे जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हेमचंद दुबे जी की कविताएं तो बहुत उच्च स्तर की है। उन्होंने ऐसी चीजें, पत्थर का दर्द, अनजान, पत्थर भी अनजान ही है अपने दर्द से, लेकिन जो उस दर्द को समझे इतना गहरा होता है कि पत्थर भी पिघल जाता है। तो यानी यह दर्द इतना अधिक होता है कि इसे महसूस करने वाला व्यक्ति ही समझ सकता है, सभी की बस की बात नहीं है। जैसे आप पहाड़ी पे बैठे बुद्ध के ऊपर कविता, वो तो अनजान है। ये बहुत अच्छी कविताएं उच्च स्तर की लिखी है आपने। ऐसे आपने प्रकृति पर, रहस्यवाद, आस्था, तो बहुत ही अच्छा लगा। हमारे सपनों का अनंत विस्तार, जिसे हम उम्मीदों की आस्था कह सकते हैं, सपनों का अनंत विस्तार है हमारा। उसको हासिल करने के लिए, लक्ष्य को पूरा करने के लिए हम लोगों को प्रेरित रहना चाहिए, तभी साहित्य बनेगा। एक दूसरे से हम लोग सीखते हैं। आपसे हम उच्च स्तर की कविताएं, दीमक के ऊपर कहा आपने, दीमक में हमने बहुत स्टडी किया है। दीमक की बाबी जितनी ऊंची होती है उसे 1.5 गुना नीचे होती है। क्या बात है। करीब 10 से 12 फीट नीचे होती है। वहाँ एक बड़ी रानी होती है। फिर तो हमने इनका बायोमास निकाला था, ये लिविंग में कितना वेट होता है एक में, और ड्राई करने के बाद कितना। तो वो हमारे घरों में इसलिए रहती है, हमारे लवण जो होते हैं, क्षार जो हम यूज करते हैं अपने मकान में, उसको खाती है वो अपने लवण लार से। तो इसलिए वो घर हमारे घरों के नजदीक ढूंढती है। इसलिए हमको एसिडिक माहौल बनाना चाहिए अपने घर बनाते समय। सीमेंट ये सब जो होते हैं वो होते हैं, क्षारीय होते हैं, तो उसको बहुत पसंद करता है वो। जहाँ एसिडिक जंगल होंगे वहां ये नहीं होते हैं, जहाँ लवण वाले जंगल होंगे वहां दीमक ज्यादा होते हैं। ये घरों में आने का ये भी कारण है। सीमेंट अगर वैसा लवण होते हैं, तो इस वजह से बहुत ही सुंदर करते हैं, बहुत सुंदर साहित्य आप लिखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। हाँ, मैंने आपकी कविताएं सुनी और उम्मीदों का आकाश में बहुत सी उम्मीदें आपने सजोई हैं। तो डॉक्टर हेमचंद दुबे जी प्रकांड विद्वान हैं हिंदी के और हमारे कुमाऊनी भाषा के। तो आपने शुरुआत में कहा कि मेरी कविताओं में दार्शनिकता, रहस्यवादिता और प्रकृति से संबंधित कविताएं हैं और ईश्वर विषय भी रुझान आपका है। और उसके बाद आपने हमें कविताएं सुनाई। तो आपकी कविताओं को देखते हुए मुझे लगा कि उसमें इन दार्शनिकता, रहस्यवादिता तो है ही, लेकिन उससे अधिक मुझे एक चीज लगी कि वे प्रगतिवादी हैं और यथार्थवादी भी है। यथार्थ से जुड़ी हुई बातें आप कहते हैं, चाहे कलम वाली बात कहें, चाहे गोल वाली बात कहें, चाहे घर वाली बात कहें और चाहे पत्थर की बात कहें, तो हर एक में यथार्थता है। पत्थर के दर्द को पत्थर ही समझ सकता है। मकान जिसका बन गया उसका तो मकान बन रहा है, लेकिन कट पिट पत्थर रहा है, बहुत बड़ी बात है, बहुत। तो ये यथार्थवादी के निकट है। और इसी प्रकार आपने ब्यूटी पार्लर से निकलकर जब वह उनमें शामिल हो गई तो धीरे धीरे हम उसे समझने लगे। वह बहुत बढ़िया कल्पना है और इसमें पढ़ने का और सुनने का भी मन होता है कि न मालूम अब क्या होता है। तो जहाँ आगे हम पढ़ते हैं तो पता चलता है कि झुर्रियां दिख जाती हैं। तो ये यथार्थवादी है आपकी कविता, एकदम यथार्थवादी है। और इसी तरह से कलम का, कितनी बड़ी बात कह दी आपने कि कलम ने सींच दी है ऊसर कागज की जमीन। वाह, क्या शब्द चुनते हैं, क्या भाव है, क्या गहराइयां हैं भाव की। तो दार्शनिकता तो कविताओं में होती ही है,
उसे नहीं, लेकिन दार्शनिकता से हटकर मुझे जो चीज लगी, रहस्यवाद भी होता है किसी भी कविता में, रहस्य तो छिपा ही होता है, लेकिन जो आपने यथार्थ से लिया है, जो यथार्थ, जो जीवन के यथार्थ से जो चुना है, जो भोगी हुए यथार्थ से जो सत्य को आपने चुना है, तो इसीलिए आपने उसे शायद दार्शनिक कहा होगा, क्योंकि जो देखा है, जो समझा है, उसे दर्शन कहते हैं। जो देखा है, जो समझा है, जो बूझा है हमने, वही तो दर्शन है। तो इसलिए दार्शनिक भले ही से हम कह दें, लेकिन ये बहुत अधिक हमारे जीवन के व्यक्ति, जो हमारा जीवन चल रहा है, जो हम भोग रहे हैं जीवन में, उससे आपने कविताएं ली हैं। इसलिए आपकी कविताएं जीवंत हैं और बहुत कुछ प्रेरणादायी है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद दुबे जी का। और बहुत समय बाद भेंट हो रही है, और महेंद्र मेहरा मधु जी के कोसानी में भी पहली बार आपको वहां परिचय हुआ था, फिर हो रहा, लेकिन अब ऐसा हो भी नहीं रहा। लेकिन अभी ये बहुत समय बाद भेंट हो रही है। और जैसा कि अभी विवेचना हमारे डॉक्टर तिलक राज जी बहुत विद्वान आदमी, उन्होंने बिल्कुल समीचीन और सम्यक विवेचना प्रस्तुत की है। और एक चीज और मुझे जो देखने को मिली है, उसमें आपका प्रतीकात्मकता और उन शब्दों का जो गांभीर्य है, जो शब्दों का यथा समय जो उसका प्रयोग है, अपना एक अलग अलग अंदाज है वो। तो उसमें जैसे मसी बिंदु है या प्राण बिंदु, इस प्रकार से कुछ शब्दों को वो कवि अपने दृष्टिकोण से देखता है और अपने दृष्टिकोण से उसकी व्याख्या अलग होती है। इसलिए जो कवि अगर उसकी व्याख्या स्वयं करता है तो उसका आनंद कुछ और आता है, क्योंकि हो सकता है कि कवि की जो रचना दूसरा आदमी पढ़े और उसको व्याख्या दूसरे ढंग से करे, तो उसका उसमें वो बात नहीं रहती जो मौलिकता में होती है। तो आपने कई चीजें जो ये बताई प्रतीकात्मक, और अलग अलग छोटे छोटे बिंदुओं को अपने सरल ढंग से देखने का, और प्रस्तुतिकरण भी बिल्कुल उसमें, जैसे भाव प्रवण आपने कहा, तो उसमें भाव का बहुत बड़ा वो है। और काव्य पक्ष को अगर हम अलग कर दे तो भाव में ही इतना दम है उसमें, तो वो उन भावों से ही वो कविता में, और छोटे छोटे बिंदुओं को बड़े सरल ढंग से प्रस्तुतिकरण किया। और उसका जो आपका एक जो शैली है, उसके अपने प्रस्तुतिकरण की एक शैली है, उससे वो कविता में एक अलग जान आ जाती है। एक तो प्रतीकात्मकता एक बहुत वो है, और यथार्थवादिता उसमें है, और स्वभावोक्ति से परिपूर्ण, जो जैसा आपने अनुभूत सत्य है उसकी स्वभावोक्ति जो है, उससे उस कविता का की जो आनंद है वो अलग हो जाता है। उसको देखने का दृष्टिकोण ही अलग पाठक में उसके जो बिंब जो है उस रूप में हमारे मन मस्तिष्क तक पहुंचता है। तो भविष्य में कभी आपकी पुस्तक प्राप्त होगी और उसको पढ़ने का मौका मिलेगा, तो फिर उसमें पूरे, तो क्योंकि अभी आप भी बहुत कम समय में उतना नहीं दे कर पाए, क्योंकि बहुत समय कम है, कुछ ही कविताएं आ पाई, लेकिन पूरे उसको पढ़ने के बाद उस पूरे पुस्तक की समीक्षा और विवेचना ये हो पाएगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और इस तरह कभी पटल पर आते रहिएगा। मोहनदा ने तो ऐसा मंच सजा दिया है कि इस प्रकार आज ये इस किस्म की समीक्षा का इस बार दौर चला भी है, बनते ही रहा है, इसी में इतना आनंद आने लगा है, ये तो बहुत बढ़िया हो गया। और हम तो पुस्तक दिल हमारी कभी बनाऊंगा करके कितनी बहुत पहले कक्षा 9 से, कक्षा 7 या 9 से इसे लिखना शुरू किया था। बहुत लिखा जा चुका है, उसको कहाँ कहाँ बिखरे। अभी वो एक बार कंप्यूटर मैंने वो किया था, बीच में कुछ खराबी आ गई तो वो पूरा वो नहीं हो पाया, तो अभी ये कभी पुस्तक के रूप में हम भी बहुत पाएंगे, तो ये कल्पना ही है। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, और मोहनदा का विशेष आभार। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भाई, आपकी समीक्षा सुन के बड़ा आनंद आ रहा था, सुनने में बहुत ही अच्छा लग रहा था। बाकी समीक्षा तो हम क्या समझ सकते हैं उसको ज्यादा, पर मुझे आपकी समीक्षा के दौरान जो है अज्ञे जी की कविता याद आ गई थी, मोर और खेत वाली, शायद उन्हीं की है जहां तक याद मैं भूला ना होऊंगा तो। जी जी। तो आपने कुछ इसी तरीके से पत्थर का दर्द व्यक्त किया, लेकिन आपके गागर में सागर भरने की जो कला है, जैसे आप 4-5 लाइन की कविता में, जैसे अज्ञे जी की सांप वाली कविता है, उन्होंने 4-5 लाइनों में सब कुछ कह दिया, ऐसे आप भी छोटी 4 लाइनों में ही सब कुछ कह देते हैं, बाकी अर्थ लगाते रहे साहित्यकार उसका भी। बहुत बहुत धन्यवाद आपकी समीक्षा के लिए। और मंच पर उपस्थित
सब लोगों को धन्यवाद, क्योंकि आपने डॉक्टर दुबे जी की जो है समीक्षा सुनने के लिए आप सब लोग जो है आज मुझे लग रहा है ज्यादा उत्सुक थे। हमारे गृह अधिकारी जी आज कई दिनों बाद दिखाई दिए हमें, आपको भी धन्यवाद है। धन्यवाद सर, धन्यवाद, नमस्कार। आपका हो चुका है तो मैं बोलना चाहूंगा सर के लिए कि सर दुबे जी आपके इर्द गिर्द रहने के कारण और आपके शिष्य रहने के कारण से आपके सहयोगी व्यक्तित्व, कोमल हृदय और यथार्थवादी दृष्टिकोण से मैं पहले से ही प्रभावित भी हूँ और मुझे ये सब पता भी है। जहाँ भावों से आप कह उठते हैं कि मेरी जिंदगी एक ख्वाब है, तो वही मैंने ये कविता बहुत पहले पढ़ी थी, उसकी स्मृति है। एक नाली के कीड़े में भी आप सौंदर्य ढूंढ लेते हैं, ऐसा कुछ था एक कविता। मैं पूछना चाहूंगा, मैंने अभी कहीं नहीं देखा लेकिन मुझे याद से आ रही है। कविता दृष्टि है कि आप एक नाली के सफेद कीड़े से हम लुटों गिरा जी थी, ऐसी कोई कविता। वो नाली में तो कीड़ा है सर ना गंदगी में, लेकिन वो इतना वाइट होता है कि आप उसकी वो एस्थेटिकल उसका सेंस पकड़ने की बात है सर, सौंदर्य बोध ना। हाँ वही मैं कह रहा हूँ, वो सौंदर्य आप वहाँ भी ढूंढ लेते हैं। अब लगामी रंग भरियो पाओ भाली पलखाया को क्यों नहीं तो कि भाई जोली कोट पर नहीं वो हजारों रुपए में वो किलमोड़ी लगा रंग भर ना। अब वो शौके दीदार कर है तो नजर पैदा कर, नजर पैदा कर, अगर शौके दीदार करे बस इसी नजर की जरूरत है सर। और रही बात आज की कविताओं की, तो विचार प्रधान वैचारिक कविताएं थी जो यथार्थवादी तो है ही। एक दो कविताओं की बात करूंगा मैं, समय अधिक नहीं है। पत्थर कविता तो गद्य का एक लाइन ही थी, लेकिन एक बहुत बड़ी संवेदनात्मक दृष्टि मैंने उसमें पाई है आज। और फटा अंडरवियर भीतर की सच्चाई प्रतीक और चमकीला सूट बाहरी दिखावा, ये तो बड़ा गजब हो गया था। और दोनों के बीच का विरोध ही पूरी कविता की आत्मा मुझे वहां पर लगी और समझता था कि अंदर कुछ और बाहर कुछ। तो इस प्रकार की सुंदर सुंदर कविताएं मैंने आपकी पढ़ी हैं, एक दो संग्रह मेरे पास पहले हैं भी। ये संग्रह जब विमोचन हुआ मैं आसपास तो था, लेकिन है नहीं मेरे पास, तो ये भी मैं ले लूंगा आपसे पढ़ने के लिए कुछ दिनों के लिए, तब भी ले लूंगा। फिलहाल आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशा है इस प्रकार से हम आपकी रचना क्रम से आगे प्रभावित होते रहेंगे और देखते रहेंगे आपको इस रूप में। धन्यवाद। जी आपकी रचनाओं में जो दार्शनिकता है उससे हम काफी हद तक प्रभावित जी। आपका नाम नहीं ले पाए, क्षमा प्रार्थना। मैं आपकी पूरी रचनाएं सुन रहा था, लेकिन आपकी रचनाओं में जो दार्शनिकता है और जो यथार्थवाद है वह अतुलनीय है। और आपकी रचनाओं से हमने भी प्रेरणा ली है, हम भी उन्हीं रचनाओं को पढ़कर सीखने हैं, कोशिश कर रहे हैं कि हम भी कलम चलाएं। आप हमारे मार्गदर्शक रहे हैं। एक तरफ से अगर कहा जाए कि आप हमारे साहित्यिक गुरु रहे हैं तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि आप ही की प्रेरणा से हमने लिखना शुरू किया है। तो आपकी रचनाएं हमने पढ़ी भी है, आपके संग्रह एक दो हमारे पास है भी। तो आपकी रचनाओं में जो यथार्थवाद है वह अतुलनीय है। आपको बहुत बहुत बधाई सर। धन्यवाद सर। जी नमस्कार डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा लगा आज आप ही के द्वारा जो है पटल पर आई उम्मीदों का आकाश, और अच्छा लगा। और आपका तो लेखन जब हम सोच रहे थे तब आप सोच रहे होंगे, तब आपने बहुत पत्र पत्रिकाओं में आपके लेख छपा करते थे और कुछ चित्रात्मक भी बनाते थे आप, मेरे को थोड़ा बहुत याद भी है। मतलब आपकी एक अलग ही एक आपका एक विधा रही है ये, और बहुत अच्छी रचनाएं अभी सुन तो हम कम पाए। उम्मीदों के आकाश में जो है बहुत अच्छी अच्छी रचनाएं होंगी। और दूसरा आपने जो अगम अगोचर और उस असीम सत्ता के लिए जो बातें लिखी, उसमें जो है अप्रत्यक्ष से ऐसा लग रहा है कि प्रत्यक्ष की ओर ये भाव होने के साथ साथ मानवीकरण जो है पूरा इसमें झलक रहा है।
हमारे भीतर है उसका बसेरा हमेशा रहता है, उसका हाथ मेरे सिर के ऊपर आकाश की तरह। एक आकाश जैसे हमारे ऊपर एक पूरा एक छत्र है, हमको कहीं न कहीं एक वृहद उसमें जो है सुरक्षा हम सबको प्रदान कर रहा है, सभी प्राणियों को कर रहा है। तो उसका जो आपका वर्णन है एक मानवीकरण के रूप में बहुत अच्छा लगा। और निश्चित रूप से बहुत कुछ पटल पे भी जैसे बात आई कि अभी फुलारा जी भी कह रहे थे और गिरीश जी भी कह रहे थे कि आपसे बहुत कुछ सीखा। निश्चित रूप से मतलब इन्होंने ही नहीं बल्कि बहुतों ने, और जो आपके विद्यार्थी भी रहे हाँ, मुझे लग रहा है कि थोड़ा नेट बाधित हो रहा है, तो मैं धन्यवाद करता हूँ आदरणीय डॉक्टर हेम दुबे जी का और सभी जुड़े हुए लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम को उपस्थिति देकर सबने हितार्थ किया और समीक्षा का दौर जारी रहेगा। इन्हीं कामनाओं के साथ आपको धन्यवाद करता हूँ।